हेलो फ्रेंड्स, इंडियन एस्पिरेंट्स। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं महाजनपद काल के बारे में। महाजनपद काल में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम उसके बारे में देखे लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 16 महाजनपद की डिटेल कि किस महाजनपद में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, क्या उनकी कैपिटल थी, क्योंकि बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मगध सभी महाजनपदों में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों था। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो महाजनपद थे, किसी में राजशाही थी, किसी में गणतंत्र था, तो राजशाही और गणतंत्र में क्या अंतर होता है। उसके बाद हम देखेंगे जो पर्शियन अटैक हुआ था, डेरियस का, जक्सिस्तान, ये वाला अटैक देखेंगे जो ईरान से हुआ था। उसके बाद हम अलेक्जेंडर का अटैक देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर हम इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको डेली एक्टिविटी जो भी वीडियो आती है उन सबके बारे में भी पता चलता चले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की हमको महाजनपद के बारे में, जो कि 16 महाजनपद है, इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है। इसका उल्लेख हमको, ये देखिए, अब आपको मैं अच्छे से बताता हूँ शुरुआत से। ये उल्लेख वाली लाइन है। महाजनपद को हम सेकंड अर्बनाइजेशन भी कहते हैं। इसमें मैंने कई सारी चीज़ों को वो किया, हाईलाइट किया, उनको पढ़िए आप। सेकंड अर्बनाइजेशन भी कहते हैं इसे हम महाजनपद काल को। ठीक है, और जब आईवीसी था उसको हम फर्स्ट अर्बनाइजेशन कहते थे। आईवीसी के समय में जो शहरीकरण हुआ था वो किस क्षेत्र में हुआ था, उत्तर पश्चिम भारत में हुआ था। और वहीं महाजनपद काल में जो शहरीकरण हो रहा है वो उत्तर पश्चिम से शिफ्ट हो रहा है ईस्ट साइड, भारत के ईस्टर्न साइड पर, ईस्टर्न स्टेट्स मेनली बिहार में। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा कारण है लोह का प्रयोग, क्योंकि लोहा आ गया, जिसके चलते कृषि जो भूमि थी उसको आबाद किया गया, जंगलों को काटा गया, कृषि भूमि को आबाद किया गया, बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ, जिसके चलते जो जनपद थे वह महाजनपद में रूपांतरित हो गए। ठीक है, और ये 16 महाजनपद है। इसका उल्लेख हमको बुद्ध ग्रंथ अग्निहोत्र निकाय में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक महाजनपद की डिटेल दी है अल्फ़ाबेटिकली। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अंग के बारे में। अंग कहाँ पे था, गंगा के दक्षिण में, बिहार में। इसकी कैपिटल थी चंपा। इसका इम्पोर्टेंट क्या फैक्ट है, ये एक इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर था जहाँ से लोग साउथ ईस्ट एशिया के साथ व्यापार किया करते थे। क्योंकि अंग, मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताता हूँ, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट महाजनपद कौन सा है, कंबोज। सबसे सदर्न मोस्ट कौन सा है, असका, असका। ठीक है, और सबसे ईस्टर्न साइड का कौन सा है, अंग। ठीक है, और सबसे वेस्टर्न साइड पे आप मत्स्य को कह सकते हैं, मत्स्य। ये चारों हो गए, नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न। ओके, चलिए पढ़ते हैं अंग के बारे में। अंग के बारे में बता दिया, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था जहाँ से साउथ ईस्ट एशिया के साथ व्यापार किया जाता था। उसके बाद आ जाइए आप असक। ये कहाँ पे है, गोदावरी के किनारे पर है, बैंक ऑफ गोदावरी, बैंक मतलब किनारा नदी का, गोदावरी के किनारे पर। इसकी कैपिटल है पोटाली, जो कि वर्तमान समय में तेलंगाना के निजामाबाद में है। ये देखिए, ओनली महाजनपद लाइन साउथ ऑफ विंध्य, केवल एकमात्र महाजनपद था जो विंध्यांचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण भाग में था। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं अवंती। अवंती को दो भागों में बांटा था, विंध्यांचल अवंती को दो भागों में बांटते था कि उत्तर अवंती एक दक्षिण अवंती, दोनों की कैपिटल अलग थी। उत्तर की अवंती की कैपिटल थी उज्जैन और दक्षिण अवंती की कैपिटल थी महेशमती। इसके बारे में कोई इंपोर्टेंट फैक्ट लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको अपने मुंह से बता देता हूँ। आपने एक शासक का नाम सुना होगा, बिम्बिसार, जो कि मगध में था, और एक अवंती में उस समय इंपोर्टेंट शासक था चंड प्रद्योत। चंड प्रद्योत एक बार बीमार हो गया था। कई बार ये पूछा गया है कि चंड प्रद्योत एक बार बीमार हो गया था तो मृत्यु सैया पे जाने वाला था, लेकिन उसकी जो बीमारी का इलाज था, बिम्बिसार ने अपना एक वैद्य भेजा था, जीवक। उसने आके चंड प्रद्योत का इलाज किया। उस समय पर चंड प्रद्योत को टाइफाइड था, टाइफाइड। उस समय इसका इलाज नहीं था, लेकिन आज के समय पर तो टाइफाइड का इजीली इलाज है। तो जीवक ने इसकी जान बचाई, चंड प्रद्योत की। कई बार एमपीपीएससी में पूछा गया है कि निम्न में से किस वैद्य को बिम्बिसार ने चंड प्रद्योत के दरबार में भेजा था। ऑप्शन दे देते हैं, कई सारे जीवक दे देते हैं और भी अन्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ये भी पता होगा कि आप सोच रहे होंगे टाइफाइड की, आज तो बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ उस समय पर नहीं थी। अकबर भी डायरिया की बीमारी से मरा था, आज तो डायरिया बहुत नॉर्मल है। अकबर भी डायरिया से मरा था क्योंकि उसके पेट में पानी कम हो गया था, डायरिया के कारण, लूज मोशन से, लूज मोशन इसके कारण अकबर की पानी कमी होने से मृत्यु हो गई थी। चलिए पढ़ते हैं हम अपना एक और महाजनपद, चैत्य, चेती, जैसे सेंट्रल इंडिया में, मध्य भारत में। इसकी कैपिटल है सुक्तिमती। इसका शासक था शिशुपाल, जिसका उल्लेख हमको महाभारत में भी देखने को मिलता है। इसके बाद आ जाते हैं गांधारा, जो कि नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में। इसकी कैपिटल है तक्षशिला। अब यहाँ पे गांधार में हमको एक शिलालेख देखने को मिला, बेहुस्टोन शिलालेख। इसमें हमको मालूम पड़ता है कि गांधार को जो डेरियस है, अखमेनिड शासक, उसने जीत लिया था। कब, करीब 550 BC में, सेकेंड हाफ ऑफ 6th सेंचुरी में जीत लिया था। ये वहाँ पे बेहुस्टन एक इंस्क्रिप्शन मिला है हमको गांधार की साइड पे। ठीक है, उसके बाद आ जाती है कंबोज, जो कि नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में ही है, पूंछ जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब ये जो है, ये उत्तरापथ जो मार्ग है, उत्तरापथ दक्षिणापथ, दो मार्ग थे जो कि महाजनपद काल में काफ़ी महत्वपूर्ण थे, जिनसे व्यापार किया जाता था। इन्हीं मार्गों पर, ये उत्तरापथ मार्ग पर यह जो महाजनपद है वह था। चलिए इसके बाद आ जाते हैं हम कौशल अयोध्या, ईस्टर्न यूपी, श्रावस्ती इसकी कैपिटल थी। इसका किंग था प्रसेनजीत, जो कि बुद्ध के समकालीन था। और ये जो कौशल है ना, कौशल राज्य के महाजनपद के अंतर्गत ही एक और महाजनपद था, मतलब छोटा सा रिपब्लिक था, शाक्य, जहाँ की कैपिटल थी कपिलवस्तु, जहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ था, लुम्बिनी में। वो शाक्य जो रिपब्लिक है उसी के अंतर्गत आता है ये क्षेत्र, लुम्बिनी।
और ये पूरा क्षेत्र किसके अंतर्गत, कौशल के अंतर्गत है, कौशल। और इसके बाद आ जाता है कुरु, जिसकी कैपिटल है इंद्रप्रस्थ। इसके बारे में महाभारत में उल्लेख मिला है, कुरु का युद्ध, कुरु क्लेन का। मगध, मगध बिहार राजगिरी इसकी कैपिटल है। इसके फाउंडर थे हरण्यक डायनेस्टी। मगध के बारे में वाला आगे पढ़ेंगे डिटेल में। मल्ल, मल्ल की कैपिटल है कुशीनगर। एंड पावा, कई जगह पे पावा भी है और कुशीनगर भी है। मल्ल भी एक रिपब्लिक था, गणतंत्र था। और बुद्ध ने अपना जो आखिरी मील मतलब भोजन जो खाया था वो पावा में खाया था। उसके बाद में महापरिनिर्वाण के लिए कुशीनगर चले गए थे। आखिरी जो भोजन किया था पावा में किया था। कई बार पूछा जाता है आपसे कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, पूरी डिटेल कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, कहाँ पे उन्होंने अपना पहला कहाँ पे उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, कहाँ पे अपना पहला उपदेश दिया, फिर इस तरीके से कहाँ पे उन्होंने लास्ट भोजन किया, कहाँ पे उन्होंने परिनिर्वाण किया। ये सारी उल्लेख आपको बुद्धिज्म में पढ़ने को अच्छे से डिटेल में मिलेंगी। ठीक है, बुद्ध ने लास्ट मील कहाँ खाया, पावा में। फिर महापरिनिर्वाण के लिए कुशीनगर चले गए। उसके बाद आता है मत्स्य किंगडम। मत्स्य कहाँ, ईस्टर्न राजस्थान में। इसकी कैपिटल है विराटनगर। ये मैंने आपको बता दिया, सबसे वेस्टर्न मोस्ट। इसके बाद आता है पांचाला। पांचाला, पांचाला कहाँ है, वेस्टर्न यूपी में। इसकी कैपिटल आई क्षेत्र। इसके बाद आता है सूरसेना, वेस्टर्न यूपी में। इसकी कैपिटल है मथुरा। ठीक है, और ये इसका जो राजा था ना सूरसेन का, अवंतीपुरा, अवंतीपुरा डिसाइपल मतलब उनका शिष्य था बुद्ध का। इसके बाद आ जाते हैं वज्जी। वज्जी की कैपिटल है वैशाली। ये वज्जी भी एक प्रकार का रिपब्लिक था जहाँ पे कई सारे गुट मिल के शासन करते थे। इसमें कई सारे उनका नाम भी है क्लैंस का। एक लिच्छवी जिनकी कैपिटल थी वैशाली, एक है विदेह, जिनकी कैपिटल है मिथिला। मिथिला को तो आपने उल्लेख भी सुना होगा, सीता माता का जन्म मिथिला में ही हुआ था। मिथिला राजकुमारी कहते थे उनको। इसके बाद आता है जांत्रिक, जो महावीर जिस क्लैन से बिलोंग करते थे वो जांत्रिक का क्लैन था। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि महावीर और बुद्धा दोनों एक रिपब्लिक वाले क्लैन से निकल के आए हैं, ना कि किंगडम वाले क्लैन से। ठीक है, इसके बाद आ जाता है वत्स। वत्स की कैपिटल है कौशाम्बी। ठीक है, इसके बारे में जो वत्स का जो राजा है उदयन, उदयन किंग है ना, उसका उल्लेख हमको तीन संस्कृत ड्रामा में देखने को मिल रहा है। एक संस्कृत ड्रामा है स्वप्न वासवदत्ता, जिसको लिखा है भाषा ने। भाषा एक काफ़ी अच्छे ड्रामेटिक ड्रामा लिखने वाले कवि हैं। कालिदास ने तो इनके बारे में यहाँ तक कहा है कि यदि मैं भाषा के काल में होता ना तो मुझे नहीं लगता है कि मेरी कृति कोई पढ़ता भी उनके आगे, जितने अच्छे वो थे भाषा। तो सोच सकते हैं आप भाषा अपने आप में कितने महान व्यक्ति रहे होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं रत्नावली, जो भी हर्ष के द्वारा लिखी गई है। उसमें भी उन्होंने उदयन को एक मेन कैरेक्टर बनाया है। इसके बाद प्रियदर्शिका, जो भी हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है, उसमें भी उन्होंने ही उदयन को ही मेन कैरेक्टर बनाया है। इसके बाद आ जाते हैं अपने काशी, जो कि ईस्टर्न यूपी में, इसकी कैपिटल है वाराणसी। ठीक है, ये सभी हमारे समाप्त होते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे अपने कि जो किंगडम और रिपब्लिक में क्या डिफरेंस है उसकी चर्चा करते हैं। एक एक फीचर्स के साथ उनकी चर्चा करते हैं। चलिए, सबसे पहला फीचर्स लेते हैं गवर्नमेंट। सीधी बात है, जो रिपब्लिक है वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन होगा, विकेंद्रीकरण होगा, और हेरिडिटरी मतलब अनुवांशिक नहीं होगी। जो उसके लिए मतलब क्या कहते हैं उसको, मैं एक शब्द होता है, जो उसके लिए योग्य है उसी व्यक्ति को शासक बनाया जाएगा क्लैन का। ऐसा नहीं कि राजा का पुत्र राजा बन जाएगा। हेरिडिटरी नहीं है, अनुवांशिक नहीं है। ठीक है, अथॉरिटी किसके पास रहती है, काउंसिल के पास, सभा के पास। वहीं किंगडम में सेंट्रलाइजेशन होता है, केंद्रीकरण, और हेरिडिटरी राजा के बेटा राजा बनेगा। ठीक है, कोई काउंसिल नहीं, किंग के हाथ में सारी पावर रहेगी। इसके बाद लोकेशन देखेंगे। लोकेशन इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिपब्लिक की ज़्यादातर की लोकेशन कहाँ पे, हिमालय के फुट हिल्स पे, और जबकि किंगडम्स की लोकेशन कहाँ है, गंगा के एलुवियल प्लेन पे। इसका सबसे बड़ा कारण पता क्या है, गंगा के एलुवियल प्लेन पे उपज मिट्टी है, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है, वहाँ पे खेती बहुत अच्छे से होती है, प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर हो सकता है। इसलिए राजा को अच्छा रेवेन्यू मिलता था और बड़ी सेना रख सकता था और नियंत्रण रख सकता था बड़े क्षेत्र पर। लेकिन वहीं दूसरी ओर यदि हम देखें, हिमालय के फुट हिल्स पर गिट्टी कंकड़ इस तरीके की चीज़ें होती हैं, इसलिए उपजाऊ मिट्टी नहीं होती, इसलिए उस पर खेती भी कम होती है और प्रोडक्शन भी कम होता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति इतना धन नहीं वहाँ से कमा सकता रेवेन्यू कि पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण रख सके। इसलिए वो लोग सभा के रूप में सभी लोग नियंत्रण रखते थे मिलकर, समतावादी समाज की तरह, एक गणतंत्र की तरह। क्योंकि एक व्यक्ति पूरा रेवेन्यू नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि उसकी उपज कम है। अगर उपज कम है तो हो सकता है एक दूसरे में लड़ाई हो। इसलिए सभी ने सभा बनाई और सभा के आधार पर उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखा जाता था। इसके बाद देखते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यहाँ पे तो मैंने आपको बताई थी, असेंबली लेती थी सारे डिसीजन, यहाँ पर राजा लेता था अपनी मंत्रिपरिषद की मदद से। वहीं इनका व्यू देखें अलग अलग, जो सभा थी, गणतंत्र था, उनका जो व्यू पॉइंट था काफ़ी मतलब क्या कहते हैं, लिबरल था। वो आगे की सोच रखते थे, हर चीज़ को एक तर्क के आधार पर देखने की कोशिश करते थे। इसलिए उन क्षेत्रों से महावीर और बुद्ध जैसे महान व्यक्ति निकले। और वहीं दूसरी ओर किंगडम में ब्राह्मण का काफ़ी प्रभाव था, ब्राह्मणिकल सिस्टम का। इसलिए वो टॉलरेट नहीं थे, इतने इनटॉलरेंट थे, थोड़े ऑर्थोडॉक्स थे, पुरानी रीतियों को ही चलाना चाहते थे हर जगह पे। और वहीं लॉयल्टीज़ देखें तो यहाँ पे जितने भी लोग थे क्लैन के प्रति लॉयल थे। हमारा क्लैन जितना बड़ा होगा गणतंत्र में, उतनी ही हम अपनी क्लैन के प्रति लॉयल हैं, अपनी सभा के प्रति। वहीं यहाँ पर अपनी कास्ट, अपनी जाति और अपने राजा के प्रति लॉयल थे किंगडम में।
फिर हम देखें एग्जाम्पल तो वज्जी और मल्ल एक प्रकार के रिपब्लिक हैं और वहीं सारे महाजनपद इन दोनों को छोड़कर किंगडम है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं कि भाई मगध वॉज सो पावरफुल, मगध इतना ताकतवर क्यों था। पहला कारण, मगध की जो पहली कैपिटल थी राजगीर वो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। दूसरी कैपिटल जो पाटलिपुत्र बनाई मगध ने वो भी 4 नदियों से घिरी हुई थी, गंगा, सोन, गंडक, घाघर। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं दूसरा कारण यहाँ पे आयरन की माइंस काफ़ी ईजिली अवेलेबल थी। बिहार में आपको आज भी मालूम है, झारखंड अलग हो चुका है लेकिन उस समय पे तो था, तो आयरन माइंस ईजिली अवेलेबल थी, इसलिए तलवार वगैरह ईजिली बनाई जा सकती थी। तीसरा कारण एलिफेंट। उस समय काल में भी आप जब ये बताइए जंगल धीरे धीरे कहाँ से कटना कहाँ तक जा रहे हैं, जंगल वेस्ट टू ईस्ट कट रहे हैं, उत्तर पश्चिम से ईस्ट की तरफ ही तो जंगल कट रहे हैं। तो उस समय भी बिहार में इतने सारे जंगल थे कि वहाँ पर कई सारे हाथी थे। इन हाथियों का प्रयोग युद्ध में किया जाता था और उस समय के काल के लोगों को पता भी नहीं था कि हाथियों से कैसे बचा जाए। जब युद्ध होता था ना, हाथी जब चलता था तो कई सारी सेना वैसे ही डर जाती थी, वो भाग जाती थी पीछे, इसलिए हाथियों को काफ़ी बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग किया गया है मगध में। चौथा पॉइंट है बहुत ही लॉट्स ऑफ फर्टाइल लैंड, बड़े पैमाने पर उपजाऊ भूमि का होना, इससे काफ़ी बड़े पैमाने पर रेवेन्यू आता था। रेवेन्यू के आधार पर एक स्थायी सेना भी रखी जा सकती थी और रखते भी थे, सेना को मूल्य भी देते थे। अच्छा, 5वां पॉइंट फास्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आर्मी बाई रिवर्स। अब मैंने आपको पहले बताया था पाटलिपुत्र चारों तरफ से 4 नदियों से घिरा हुआ है, इसलिए इनका जो आर्मी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में बहुत सुलभ होता था। नाव के द्वारा तेजी से आर्मी को भेजा जा सकता था, क्योंकि उस समय पे कम्युनिकेशन के लिए आपको मालूम है रोडें इतनी अच्छी नहीं थी, क्या व्हीकल वगैरह थे, कुछ नहीं था, लेकिन रिवर्स का प्रयोग किया जाता था बोट्स के द्वारा, इसलिए आर्मी को उनमें बैठाकर बहुत तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान भेज दिया जाता था। ये 5 बड़ी महत्वपूर्ण कारण थे पाटलिपुत्र या राजगीर के ताकतवर होने में। इसके बाद पढ़ते हैं मगध डायनेस्टी के बारे में, कौन कौन से राजा आए। सबसे पहले आप हरण्यक डायनेस्टी 544 से 413 BC रही। उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी। हरण्यक डायनेस्टी का फाउंडर तो आपको मालूम होगा बिम्बिसार ने इसको स्टार्ट किया। उसके बाद बिम्बिसार के बाद अन्य शासक आए और शिशुनाग डायनेस्टी 413 से 345 BC। शिशुनाग डायनेस्टी, उसके बाद आया नंद डायनेस्टी 345 से 325 BC। नंद डायनेस्टी का एक महान शासक कहा जाता है महापद्मनंद, जिसने ऐसा कहा जाता है संपूर्ण क्षत्रियों को उसने मारा, काफ़ी सारे शासक उसके आगे झुक गए थे, उसने इतने बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया था, मतलब कत्लेआम कहें या जीता था लोगों को, एक ही बात है। और उसका ही पुत्र था धनानंद, जिसके काल में अलेक्जेंडर का अटैक हुआ था, चंद्रगुप्त के काल में नहीं हुआ है, धनानंद के काल में ही अलेक्जेंडर ने पोरस अम्बी के बाद पोरस पे अटैक किया, फिर उसके बाद भारत से चला गया है। उसके जाने की भी कई कारण है, उसको अभी हम आगे पढ़ेंगे जब अलेक्जेंडर का अटैक देखेंगे तब। उसके बाद आता है मौर्यन वंश का तो सबको पता है, चंद्रगुप्त मौर्य उसके संस्थापक हैं। उसके बाद आता है शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग इसके संस्थापक हैं, जिन्होंने आखिरी मौर्य शासक भद्रथ को मार के गद्दी पर बैठे। उसके बाद आता है काण्व वंश। ठीक है, थैंक यू। आज हम महाजनपद का खत्म करते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, नेक्स्ट टाइम आपको न्यू वीडियो देखने को मिलेगी। इसके बाद अब हम चलते हैं, तो आप अगली बार न्यू वीडियो के लिए तैयार रहिए।